डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। पिछले दिनों मैंने आपको संधारित्र की धारिता, संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक तथा संधारित्र में परावैद्युत का कार्य के बारे में बताया था। आज मैं आपको परावैद्युत का ध्रुवण, भंजक विभवांतर, प्रेरित आवेश के बारे में बताऊंगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं परावैद्युत का ध्रुवण। अब इसके लिए मैंने आपको बताया था कि यदि हमारे पास एक संधारित्र की प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये निगेटिव प्लेट है, ये धनावेशित प्लेट है, ये ऋणावेशित प्लेट है, इसके बीच में मैं यदि परावैद्युत पट्टिका को रख दूं तो रखने पर क्या होता है, इस पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। विद्युत क्षेत्र के उत्पन्न होने से क्या होता है कि जो परावैद्युत पट्टिका के जो अणु होते हैं, उस अणु के नाभिक इस ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस परावैद्युत पट्टिका के अणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर, और जो अणु के नाभिक होते हैं वो धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर चले जाते हैं। अर्थात अणु के नाभिक जो हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर जा रहे हैं और जो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्षेत्र की विपरीत दिशा की ओर जा रहे हैं। ऐसा करने से इसमें आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो कि इस विद्युत क्षेत्र से कम होता है। तो परावैद्युत पट्टिका को विद्युत क्षेत्र में रखने पर या संधारित्र की प्लेटों के बीच में रखने पर विद्युत क्षेत्र का मान कम हो जाता है और जिससे संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। तो परावैद्युत के ध्रुवण से मतलब है कि अणु के नाभिकों का क्षेत्र की दिशा में चले जाना और इलेक्ट्रॉन का क्षेत्र की विपरीत दिशा की ओर चले जाना, वो परावैद्युत का ध्रुवण कहलाता है। अब आता है हमारा भंजक विभवांतर। भंजक विभवांतर तथा परावैद्युत सामर्थ्य। अब मैंने आपको बताया कि हमारे पास ये परावैद्युत पट्टिका है, इसको हम विद्युत क्षेत्र में रखेंगे या संधारित्र की प्लेटों के बीच में रखेंगे तो फिर क्या होता है कि यदि किसी चालक को हम आवेश दे रहे हैं तो आवेश देने में उसी अनुपात में उसमें विभव की भी वृद्धि हो जाती है। अब विभव की वृद्धि होगी तो फिर विद्युत क्षेत्र भी बढ़ेगा। विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा तो इसमें इस परावैद्युत पट्टिका के जो अणु के नाभिक हैं और इलेक्ट्रॉन हैं जो एक दूसरे से बंधे हुए हैं, कस कर बंधे हुए हैं, वो कस जाते हैं, तन जाते हैं। तनने पर क्या होता है, वो एक दूसरे से एक ऐसी अवस्था आ जाती है वो टूटकर अलग हो जाते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रॉन इस क्षेत्र की विपरीत दिशा की ओर अर्थात ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर, और अणु के जो नाभिक हैं अणु के जो नाभिक हैं वो धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर अर्थात क्षेत्र की दिशा की ओर चलने लगते हैं। तब हम उसे भंजक विभवांतर कहते हैं। अर्थात ऐसा विभवांतर जिसमें परावैद्युत पट्टिका के अणु एक दूसरे से मुक्त होकर क्षेत्र की विपरीत दिशा की ओर गमन करने लगते हैं, चलने लगते हैं, उन बिंदुओं पर भंजक विभवांतर कहलाता है। उन प्लेटों के बीच भंजक विभवांतर कहलाता है। परावैद्युत सामर्थ्य क्या होगी कि कहाँ तक वो भंजक विभवांतर को सहन कर सकता है। सहन का मतलब कि ऐसी सामर्थ्य जहाँ तक ये नाभिक के अणु के नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बंधे रहें, टूटे नहीं, वो उसकी सामर्थ्य कहलाएगी। ठीक है। तो किसी परावैद्युत पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य वह सामर्थ्य है जिसे कि पदार्थ बिना विद्युत भंजन के सहन कर सकता है। अब अगला आता है हमारा संधारित्र के परावैद्युत पर प्रेरित आवेश। इसके लिए संधारित्र के परावैद्युत पर प्रेरित आवेश, परावैद्युत पदार्थ पर आवेश प्रेरित हो रहा होगा तो उसे हम संधारित्र के परावैद्युत पर प्रेरित आवेश कहेंगे। इसके लिए हमारे पास माना ये प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है। और इस प्लेट पर हमारे पास निगेटिव चार्ज है, ऋणात्मक चार्ज है।
ये हमारे पास परावैद्युत पट्टिका है। अब क्या होता है कि यदि इस परावैद्युत पट्टिका को समांतर प्लेट के बीच में रख दिया जाए, धनावेश और ऋणावेश के बीच में, तो मैंने बताया था तुम्हें नाभिक के अणु के नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन जो है क्षेत्र की विपरीत दिशा की ओर गमन करने लगते हैं, जबकि नाभिक के अणु क्षेत्र की दिशा की ओर गमन करने लगते हैं। ऐसा करने से इस प्लेट पर ऋणावेश और इस प्लेट पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। मैंने आपको ये ऊपर बता चुका हूँ, ठीक है। तो यदि किसी प्लेट पर, ये मैं पृष्ठ आवेश घनत्व आपको गॉस के प्रमेय में बता चुका हूँ, यदि किसी परावैद्युत पट्टिका पर समांतर प्लेट किसी चालक पर आवेश एक समान रूप से प्रवाहित हो रहा हो, तो उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को हम पृष्ठ आवेश घनत्व कह रहे थे, सिग्मा बराबर Q अपॉन A। और हम यह भी जानते हैं कि चालकों के बीच, दो चालक प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र होता है वो E0 इक्वस टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व। दोबारा बता दे रहा हूँ। और ये विद्युत क्षेत्र दो प्लेटों के मध्य, ठीक, क्लियर है। अब मैंने बता दिया कि तुम्हें यदि परावैद्युत पट्टी रख दूं तो उसके अणु क्या होते हैं, ध्रुवित हो जाते हैं। ध्रुवित होने का मतलब कि ऋण धनावेश की ओर, धनावेश ऋणावेश की ओर प्रवाहित होने लगता है। ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो है वो Q डैश जो होगा वो इस Q से बड़ा होगा, सॉरी छोटा होगा, क्योंकि इस पर तो प्रेरित आवेश है ना, Q डैश इज लेस देन Q, ठीक है। सामने वाली पट्टिका पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ की ओर प्रवाहित हो गए, तो यहाँ पर जो प्रेरित आवेश हुआ उसको मैंने Q डैश कह दिया है, और इसके कारण इस पॉजिटिव चार्ज को उस पर अणु के ध्रुवित होने पर इस कोने पर चले जाएगा, जो कि धनावेश यहाँ पर आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में मैंने बताया था तुम्हें कि एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो कि ये ऋणात्मक ले लूँ मैं इसे, और इसको मैं धनात्मक ले लूँ, प्रेरित के बाद, हाँ, प्रेरण के बाद, ठीक, जिसका मान इस विद्युत क्षेत्र से कम होता है। तो दो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो ये होती है, और पृष्ठ आवेश घनत्व का मान ये होता है। अब हम क्या करेंगे, इस E0 जो है वो इसकी डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर है, E की डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर, क्यों है, प्रेरित आवेश के कारण, ठीक है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, जो हमारे पास नया विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा, E बराबर E0 माइनस E, क्योंकि E0 से E का मान ज़्यादा है तो इसको हम कम कर देंगे। अब इस प्रकार संधारित्र की प्लेटों पर, संधारित्र की प्लेटों पर उपस्थित आवेशों के कारण, आवेशों के कारण का मतलब है प्लस और माइनस के कारण, प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, ठीक। तो E0 E0 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का मान क्या बताया था मैंने आपको, Q अपॉन A, तो A एप्सिलॉन नॉट, ठीक हो गया, क्लियर है। सिग्मा का मान ये बताया था ना। अब क्या है, प्रेरित आवेशों के कारण, ये तो था बाह्य आवेशों के कारण, ये वाला उपस्थित आवेशों के कारण, इन आवेशों के कारण प्लस और माइनस Q के कारण। अब प्रेरित आवेशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा, प्रेरित आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, नया E डैश इक्वल टू सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
सिग्मा डैश की जगह भाई हम सिग्मा डैश ले रहे हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व द्वितीय के ले रहे हैं, तो प्रेरित आवेश के लिए भी दूसरा लेंगे, तो क्यू डैश अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। भाई माइनस और प्लस क्यू एक ही चीज़ तो है, इधर डैश लिया है ना मैंने, यहाँ माइनस क्यू और प्लस क्यू की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अब इस प्रकार हमारे पास जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा, क्योंकि एक तो हमारे पास ये है, एक हमारे पास विद्युत क्षेत्र ये है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र संधारित्र की प्लेटों के बीच है, प्रेरित आवेश और वो वाला जो पहले चार्ज था हमारे पास, E बराबर E0 माइनस E डैश। E0 का मान कितना था हमारे पास, E0 का मान कितना है, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और E डैश का मान Q डैश अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट माइनस Q डैश अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा Q माइनस Q डैश अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक हो गया, क्लियर है। इसको समीकरण नंबर 3 कह दिया मैंने। ठीक है, अब यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखा हो, भाई ये परावैद्युत पदार्थ रखा है ना हमने, ये पट्टी रखी है हमने, तो परावैद्युत पदार्थ के लिए क्या होता है, K होता है। परावैद्युत पट्टी प्लेटों के बीच उपस्थित होने पर विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ठीक, सिग्मा की वैल्यू के ए एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से, 3 वो 4 से क्या है, E बराबर कर लो, तो एक है, E का मान कितना था, Q माइनस Q डैश अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और एक Q का मान कितना है, एक ना E का मान कितना है, एप्सिलॉन नॉट। ठीक हो गया, कटेगा क्या, Q माइनस Q डैश बराबर Q अपॉन के, E तो बचेगा हमारे पास। तो अब ये हो जाएगा Q डैश बराबर, उधर जाएगा तो क्या होगा, Q माइनस Q अपॉन के, तो Q कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1 अपॉन के। ठीक है, तो Q डैश बराबर हो गया हमारे पास Q 1 माइनस 1 अपॉन के। अब यदि मैं धन प्रेरित आवेश की बात करूं तो यहाँ धनात्मक आ जाएगा, और यदि मैं ऋण प्रेरित आवेश की बात करूंगा तो फिर यहाँ पर ऋण आवेश आ जाएगा, इसमें ध्यान रखना। और K का मान 1 से बड़ा होता है यहाँ पर, इसलिए Q डैश इज लेस देन Q, अर्थात प्रेरित आवेश जो है वो पहले चार्ज से, पहले आवेश से कम है। ठीक है, परावैद्युत पट्टी के लिए धातु का, यदि परावैद्युत पट्टी के स्थान पर धातु का चालक करते हैं तो K बराबर अनंत हो जाता है। तो K बराबर अनंत होने पर कितना हो जाएगा हमारे पास, Q डैश बराबर Q बराबर हो जाएंगे, ये याद रखना। अब आज का हम लास्ट टॉपिक बता रहे हैं, संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास यदि संधारित्र की 2 प्लेटें हैं, एक को धनावेश कहा है मैंने, धनावेश दिया है, एक को मैंने ऋणावेश दिया है। इन प्लेटों के बीच की दूरी यदि d हो, ठीक है, और प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो a है। ठीक, धनावेश ऋणावेश दोनों के बीच की दूरी d, पृष्ठ का, इस प्लेट का क्षेत्रफल a। तो इन प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र होगा वो E होगा। E0 E0 बराबर कितना हो जाएगा,
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, क्यू अपॉन ए, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब यदि इन प्लेटों के बीच जो विभवांतर है, क्योंकि जैसे ही हम इसको आवेश देंगे तो उसके चालक के विभव में भी वृद्धि हो जाती है उसी अनुपात में, तो इस चालक के प्लेटों के बीच विभवांतर V हो और इन प्लेटों के बीच की दूरी D है, तब विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। प्लेटों के बीच विभवांतर V0 तो V0 बराबर क्या हो जाएगा, E0D। E0 का मान क्या था हमारे पास, Q बटे ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक, इंटू D, ठीक है। और संधारित्र की प्लेट की जो धारिता हो जाएगी, संधारित्र की जो धारिता हो जाएगी वो क्या होती है, C बराबर Q अपॉन V। तो Q V का मान है, अब यहाँ पर मैं V0 कर लूँ, C0 बराबर Q बटे V0 कर लूँ, तो Q बटे V0 का मान ये है ए एप्सिलॉन नॉट इंटू D। तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा इतना, ठीक है। कहीं पर दिक्कत तो बताना मुझे कमेंट करके ज़रूर। अब संधारित्र की प्लेटों के बीच यदि माध्यम का परावैद्युतांक K हो जाए, तो फिर मैंने बताया था कि संधारित्र के प्लेटों के बीच यदि परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो विद्युत क्षेत्र का मान घट जाता है। तो घटकर मान कितना हो जाएगा, पहले कितना था, E0 था, तो घटकर कितना हो जाएगा, E0 बटे K। तो E बराबर E0 बटे K, ठीक हो गया, बराबर Q बटे K एप्सिलॉन नॉट A। ये था हमारे पास, E0 का मान क्या था, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, K रख दिया है अलग, ठीक। अब फिर दो प्लेटों के बीच विभवांतर V हो तो E बराबर V अपॉन D, ठीक है। तो V बराबर ED हो जाएगा, V का मान निकालूंगा तो ED हो जाएगा। तो E का मान क्या है हमारे पास, ये है Q बटे K एप्सिलॉन नॉट A इंटू D। और इस प्रकार हमारे पास जो संधारित्र की धारिता हो जाएगी वो Q बटे V। तो V का मान ये है, यहाँ रख देंगे हम Q बटे K एप्सिलॉन नॉट A इंटू D। Q से Q कैंसिल, ठीक है। तो ये हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक। और ये मान किसका था हमारे पास, ये वाला मान किसका है, देखो C0 का। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, K C0 C नॉट। तो C बराबर K C नॉट, अर्थात दोनों प्लेटों के बीच संधारित्र की धारिता पर जो परावैद्युत का जो प्रभाव पड़ता है वो K गुना हो जाती है। संधारित्र के प्लेटों के बीच संपूर्ण स्थान को परावैद्युत पदार्थ से भरने पर उन प्लेटों की जो धारिता होती है पहले की, ये पहली थी, K गुना हो जाती है, अर्थात संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। K का मान सदैव 1 से अधिक होने के कारण संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी, ये ध्यान रखना। और आज के लिए बस इतना ही। इसमें जहाँ कन्फ्यूज हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसमें फाइनल हमारा ये निकला कि संधारित्र की प्लेटों के बीच यदि पूरा परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो परावैद्युत पदार्थ रखने से संधारित्र की जो धारिता हो जाएगी वो पहले की K गुनी हो जाती है। ऐसी स्थिति में K का मान अधिक होने 1 से अधिक होने के कारण C का मान जो बाद में संधारित्र की धारिता हमने प्राप्त करी थी उससे अधिक होती है, ठीक है। तो इनफ फॉर टुडे। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक है। तब तक के लिए आप मेहनत कीजिए और इतने टॉपिक को पढ़िए, नोट्स बनाइए। जहाँ समझ में ना आता हो मुझे कमेंट करके बताइए।